हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर आशीष सचान और आज मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और इस बीमारी का नाम है गॉल ब्लैडर स्टोन। चलिए शुरू करते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो अराउंड 10 से 15% पॉपुलेशन में देखी जाती है और ओवरऑल पॉपुलेशन में अराउंड 1 to 4% लोगों में इसके सिम्टम्स पाए जाते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना या और सिम्टम्स होना पाए जाते हैं। ये बीमारी कई तरीके से प्रेजेंट कर सकती है। एक स्पेक्ट्रम है पूरा डिजीज़ का, जिसमें एक अर्ली स्टेज जैसे कि बिलियरी कोलिक से थोड़ा एडवांस स्टेज जैसे कि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, इनफैक्ट एक्यूट पैनक्रेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स के साथ भी ये प्रेजेंट कर सकते। तो देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि गॉल ब्लैडर क्या है। तो गॉल ब्लैडर एक ऑर्गन है जो लीवर के नीचे होता है। गॉल ब्लैडर, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सिस्टिक डक्ट के साथ कनेक्ट करता है और सिस्टिक डक्ट के साथ कनेक्ट करने के बाद वो कॉमन बाइल डक्ट में कनेक्ट करता है। जो भी बाइल खाना हज़म करने के लिए, खाना पचाने के लिए जो भी बाइल लीवर से बनाया जाता है वो कॉमन हेपेटिक डक्ट के थ्रू जाता है और फिर कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू जाता है और फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इसमें से कुछ पोर्शन बाइल का गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, उसे कंसंट्रेट करता है और जब भी ज़रूरत पड़ती है तब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो बाइल हमारी इंटेस्टाइन में रिलीज़ किया जाता है। जब भी इस कॉन्ट्रैक्शन में या बाइल में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से अगर प्रॉब्लम आती है तो गॉल ब्लैडर में स्टोन डेवलप होने लगते हैं। तो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिन वजह से ये स्टोन्स डेवलप होने लगते हैं? जैसे कि हम लोग बहुत कॉमनली कहते हैं, जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हें 5F से डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि फैट है, ज़्यादा फैटी लोग हैं, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, उन फीमेल्स में जो अराउंड 40s की एज ग्रुप में हैं या फर्टाइल फीमेल्स हैं, पहले प्रेग्नेंट हो चुकी हैं या जिनकी पुरानी फैमिली हिस्ट्री है गॉल ब्लैडर स्टोन्स की। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स का रिस्क बढ़ जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ और बीमारियां होती हैं जैसे कि हीमोलिटिक अनीमिया है या स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर मैल एब्जॉर्प्शन है या क्रोन्स डिजीज़ है, उनकी वजह से भी गॉल ब्लैडर स्टोन होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। अब क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या तकलीफ़ होती है? गॉल ब्लैडर स्टोन में जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है पेट में दर्द होना। इसके अलावा कुछ केसेस में जॉन्डिस भी डेवलप हो जाता है। जनरली जो लोग सिम्टोमेटिक होते हैं, जिनको पेट में दर्द होता है, उसमें से लगभग 50% लोग जो हैं वो बिलियरी कोलिक से प्रेजेंट करते हैं, जो जनरली माइल्ड फॉर्म होती है, थोड़ी सी हल्की बीमारी रहती है। और लगभग 35% केसेस जो हैं वो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की तरह प्रेजेंट करते हैं, जो कि सीवियर बीमारी होती है जिसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और तकरीबन 10-15% केसेस जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस की तरह प्रेजेंट करते हैं। बिलियरी कोलिक क्या है? बिलियरी कोलिक क्यों होता है? तो जब भी गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स हैं वो अगर गॉल ब्लैडर की नेक पे फंस जाते हैं और उनको निकालने के लिए गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रेशर लगाता है, लेकिन वो स्टोन्स नहीं निकल पाते हैं, तो इसी प्रेशर की वजह से बहुत ही तेज़ पेन होता है जो बहुत ही सडन होता है और एक मरोड़ के साथ आता है। जनरली राइट अपर साइड में आता है, पेट में राइट अपर साइड में रिबकेज की तरफ आता है। कई बार ये बैक में भी जाता है और जनरली ये तला हुआ खाने के बाद प्रेसिपिटेट होता है। इसीलिए पेशेंट्स को तला हुआ खाना अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा सेकेंड टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। ये थोड़ा सा सीवियर फॉर्म है। इसमें जो पेन है वो लगातार होता रहता है और साथ में पेशेंट को बुखार आता है या वीकनेस फील होती है। अगर किसी पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन है, उसे कंटिन्यूअस फीवर आ रहा है या पेन हो रहा है या वीकनेस हो रही है, तो उसे डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। इसके अलावा कुछ केसेस में गॉल ब्लैडर परफोरेशन यानी गॉल ब्लैडर फट भी सकता है या इन्फेक्शन थोड़ा सीरियस भी हो सकता है, सेप्सिस भी हो सकता है। क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए? तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए वो है अल्ट्रासाउंड।
अल्ट्रासाउंड बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। सीटी स्कैन से भी ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड है। तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हमें अल्ट्रासाउंड करना चाहिए पेट का, प्रेफरेबली एम्प्टी स्टमक करना चाहिए, खाली पेट, और इसमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स दिख जाते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो हमें अल्ट्रासाउंड में देखनी चाहिए? वो जो 3 सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो है कि क्या गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है या स्लज है। स्लज भी एक तरीके का स्टोन बनने की शुरुआत होती है, जिसे हम चूरा या कंकड़ भी कह सकते हैं। वो धीरे धीरे मिक्स होके स्टोन्स बनाते हैं। इसके अलावा गॉल ब्लैडर की वॉल में कितनी सूजन है, और क्या जो CBD है, कॉमन बाइल डक्ट है, वो सूजी हुई तो नहीं है, डायलेटेड तो नहीं है। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर गॉल ब्लैडर की वॉल में सूजन है या थिकनेस ज़्यादा है तो इसमें या तो सूजन की गुंजाइश हो सकती है या कई बार गॉल ब्लैडर कैंसर की भी गुंजाइश हो सकती है। और अगर बाइल डक्ट में सूजन पाई जाती है तो इसका ये भी एक मतलब हो सकता है कि या तो कोई बाइल डक्ट में स्टोन है जो स्लिप हो गया है, या कोई पैनक्रियाटिक डक्ट में नीचे स्टोन स्लिप हो गया है। तो उसके लिए हमें और इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन पेशेंट्स को जॉन्डिस डेवलप हो सकता है या इन्फेक्शन बढ़ने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। ऐसे केसेस में जिनमें बाइल डक्ट डायलेटेशन पाई जाती है, ऐसे केसेस में हम लोग MRI कराते हैं, जिसे हम MRCP कहते हैं। जैसा आप इस MRCP पिक्चर में देख सकते हैं कि जैसे ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, इसके अलावा कुछ स्टोन्स इस बाइल डक्ट में हैं, कॉमन बाइल डक्ट में हैं। काफ़ी सारे स्टोन्स हैं जो गॉल ब्लैडर से स्लिप होके कॉमन बाइल डक्ट में आ गए हैं। ऐसे केसेस में हमें गॉल ब्लैडर की सर्जरी करने से फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले हमें ये स्टोन्स क्लियर करने की ज़रूरत है, और हम ERCP करके ये स्टोन्स क्लियर करते हैं। जब ये स्टोन्स क्लियर हो जाते हैं उसके बाद हम गॉल ब्लैडर की सर्जरी करते हैं। अब क्या ट्रीटमेंट रहता है बिलियरी कोलिक के लिए? तो जनरली बिलियरी कोलिक में सबसे पहले हमें दर्द की दवाइयाँ देनी होती हैं, एनाल्जेसिक्स। और ऐसा माना गया है कि जब भी पेशेंट को पहली बार बिलियरी कोलिक हुआ, यानी कि दर्द हुआ, तो बहुत ही हाई चांसेस रहते हैं कि उसे प्रॉब्लम दोबारा आएगी या कोई कॉम्प्लिकेशन बनने की गुंजाइश भी रहेगी। इसीलिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है एक लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, जिसमें गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है लैप्रोस्कोपी के ज़रिए, दूरबीन के ज़रिए। और जनरली ये विदिन 6 वीक्स ऑफ फर्स्ट प्रेजेंटेशन, जब पहली बार दर्द हुआ उसके शुरू के 6 हफ्ते के अंदर ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ऑपरेशन जो होता है वो दूरबीन के ज़रिए किया जाता है, जैसा कि आप इन फ़ोटोज़ में देख सकते हैं। और दूरबीन के ज़रिए बहुत ही सेफली हम गॉल ब्लैडर स्टोन को रिमूव पूरे गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर देते हैं। इसमें गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूवल नहीं है ट्रीटमेंट, पूरे गॉल ब्लैडर को ही रिमूव करना होता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर डिफेक्टिव हो चुका है, उसमें सूजन आ चुकी है और वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है। अब एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें IV एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं, पेन किलर्स और वॉमिटिंग की मेडिसिन देनी होती हैं। एक बार जब इन्फेक्शन थोड़ा कंट्रोल हो जाता है उसके बाद हमें ऑपरेशन करना होता है। और जनरली शुरुआती दौर में जब पेशेंट को इनिशियली पेन हुआ उसके विदिन 1 वीक सर्जरी करना बेस्ट माना गया है। अगर किसी वजह से पेशेंट फिट नहीं है या दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या एंटीबायोटिक देने के बावजूद भी इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में इमीडिएट ऑपरेशन के लिए नहीं जाना चाहिए। पहले एक पेट के ज़रिए एक ट्यूब डालनी होती है, जिसे हम परक्यूटेनियस कोलिसिस्टोस्टमी कहते हैं, जिससे जो भी इन्फेक्शन होता है गॉल ब्लैडर में वो उस नली के ज़रिए बाहर निकल आता है। और एक बारी जब सूजन सेटल हो जाती है 4 से 6 हफ्ते बाद फिर हमें गॉल ब्लैडर की सर्जरी करनी होती है। ठीक है, अब आती है बात कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो 10 से 15% केसेस में देखी गई हैं। जो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है वो है मिर्जी सिंड्रोम। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन है, एक बड़ा सा स्टोन नेक में, गॉल ब्लैडर नेक में फंस गया है, जो हमारी कॉमन बाइल डक्ट को, पीलिया वाली नली को ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को जॉन्डिस डेवलप हो जाता है। आगे जाके ये नली पूरी तरह ब्लॉक करने की भी गुंजाइश रखता है। वो स्टोन कई बारी गॉल ब्लैडर से निकल के इस नली में भी चला जाता है।
तो ऐसे केसेस में एक नॉर्मल गॉल ब्लैडर सर्जरी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी बन जाती है। तो इसीलिए मिर्जी सिंड्रोम में हमें जल्दी ऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है। सेकेंड प्रॉब्लम है गॉल ब्लैडर एम्पाइमा, जिसमें क्या हुआ है, इन्फेक्शन हो गया है गॉल ब्लैडर के अंदर। जो फ्लूइड होता है, जो बाइल होता है, ब्लॉकेज की वजह से वो इकट्ठा हो गया और उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया। ऐसे केसेस में जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही तेज़ी से इन्फेक्शन बढ़ता है और ऐसे केसेस में हमें ऑपरेशन जो है वो जल्दी करना चाहिए, पित्त की थैली रिमूव कर देनी चाहिए। और अगर पेशेंट की कंडीशन सीरियस है तो हमें पहले एक ट्यूब डाल के सारा पस रिमूव कर लेना चाहिए और जब इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है उसके बाद ऑपरेशन करना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है वो है CBD स्टोन। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं। ये स्टोन नेक में फंसा हुआ है, इधर ये CBD स्टोन है और ये नीचे जाके नली में फंस चुका है। तो इन केसेस में क्योंकि ये जो बाइल हमारा लीवर से प्रोड्यूस हो रहा है वो नीचे नहीं जा पाता है, इसलिए पेशेंट्स को जॉन्डिस होने की और इन्फेक्शन होने की गुंजाइश बहुत ही बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमें CBD स्टोन वाले केसेस में सबसे पहले MRCP कराने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने पिछले MRCP में देखा था कैसे एक CBD में बहुत सारे स्टोन्स आ गए थे। तो इसके बाद हमें ERCP करना होगा, जो कि एंडोस्कोपी के ज़रिए किया जाता है। एंडोस्कोपी के ज़रिए यहाँ पे जो है हम लोग आ जाते हैं और ये दोनों स्टोन्स रिमूव करने होते हैं। स्टोन्स रिमूव करने के बाद एक स्टेंट डाला जाता है जॉन्डिस वाली नली में, कॉमन बाइल डक्ट में, जिससे कि जब तक ऑपरेशन हो कोई नया स्टोन ऊपर से स्लिप होके दोबारा ना आ जाए। ठीक है, तो एक स्टेंट डाला जाता है और उसके बाद हमें गॉल ब्लैडर की सर्जरी करनी होती है और गॉल ब्लैडर की सर्जरी करने के बाद फिर हम उस स्टेंट को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बोवेरेट सिंड्रोम या गॉल स्टोन आइलियस। ये प्रॉब्लम होती है जिसमें गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स हैं वो काफ़ी समय से होते हैं और वो इन्फेक्शन और सूजन होने की वजह से उसके पास जो इंटेस्टाइन होती है उससे चिपक जाते हैं और जो इन्फेक्शन की वजह से इंटेस्टाइन की एक वॉल ख़राब हो जाती है और स्टोन्स जो हैं वो स्लिप होके गॉल ब्लैडर से इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। इनसे इंटेस्टाइन में रुकावट होने की गुंजाइश बढ़ जाती है और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ नौजिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, इन सब प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। और ऐसे केसेस में हमें गॉल ब्लैडर की सर्जरी करनी होती है, साथ में हमें इंटेस्टाइन में से भी स्टोन रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है अगर इंटेस्टाइन में रुकावट होती है तो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो कि एक सीरियस प्रॉब्लम है, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। अगर स्टोन, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर, ये जो स्टोन स्लिप हुए इन्होंने कॉमन बाइल डक्ट को भी ब्लॉक किया और अगर नीचे फंस जाते हैं तो ये पैनक्रियास की डक्ट को भी ब्लॉक कर देते हैं। पैनक्रियास के अंदर जो एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं वो खाना डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। किसी वजह से अगर इसकी नली में रुकावट हो जाए, कोई प्रॉब्लम आए, तो पैनक्रियास में सूजन बन जाती है और ये सूजन काफ़ी केसेस में सीरियस भी हो सकती है। इसलिए हमें ये स्टोन रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है और पैनक्रियास की सूजन जनरली सेटल होने में 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक भी लग सकता है। तो इसलिए ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम मानी जाती है। इसलिए हमें इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस जो गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से देखी गई हैं, हमें गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी करानी चाहिए। अगर हमें ये पता चल गया है कि हमें गॉल ब्लैडर स्टोन है तो विदिन 6 वीक्स हमें उसकी सर्जरी करा लेनी चाहिए, ना कि वेट करना चाहिए और अपने प्रोसेस को डिले करना चाहिए। आगे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आ सकती हैं और लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी एक बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है जो दूरबीन के द्वारा किया जाता है, बहुत ही सेफली किया जाता है। ओके, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको फर्दर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू।